हेलो बच्चों, कल मैंने आपको संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाना आरंभ किया था। तो जिसके अंतर्गत मैंने आपको संसद के दो कार्य और शक्तियों के बारे में समझाया था। पहला विधायी शक्तियाँ और दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। आज हम आपके तीसरी संसद की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वित्तीय शक्तियाँ। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? संसद होती है। तो इसके द्वारा जो राष्ट्रीय वित्त या जो देश में जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उस पर पूर्ण अधिकार किसका होता है? संसद का। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा। बजट का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रीय आय यानी कितनी इनकम हुई और व्यय का मतलब कितना खर्च हुआ। तो आय व्यय का लेखा ही क्या कहलाता है? बजट। और ये सदन में किसके द्वारा रखा जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। तो वित्त विधेयक या जो आपके बजट होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही सदन में रखा जाता है। तो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद में भी वैसे दो सदन होते हैं, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है ना लोकसभा। तो लोकसभा का मतलब होता है कि सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। देखिए, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जैसे कोई सामान्य विधेयक है या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है, वो संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा। लेकिन जो धन विधेयक होता है या यूँ कहें कि जो बजट होता है वो हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। तो जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। तो दोबारा से इसको देखिए, वित्तीय शक्ति को कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट अर्थात राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद या लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। तो जो आपके देश में जो भी कार्य होता है उस कार्य के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो संसद की स्वीकृति के बाद ही किया जाता है। चौथा है प्रशासनिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अर्थात हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदात्मक। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपके जो मंत्रिमंडल होती है या यूँ कहेंगे जो मंत्री लोग होते हैं वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब होता है कि उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके बारे में उन्हें जवाब देना होता है कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, आगे अगर वो क्या कार्य करना चाहते हैं तो उन सब के बारे में उन्हें वहाँ बताना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो भी लोग होते हैं या जो मंत्री होते हैं वो तब तक ही अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है या विश्वास प्राप्त होता है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, जैसे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो जैसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न
निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। तो संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण अनेकों प्रकार से रखा जाता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे आपके काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती हैं। अब पांचवी जो शक्ति है संसद की वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, अर्थात संसद के सदस्य किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में ही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये आपके संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति है। अब संसद की कुछ अन्य और शक्तियों के बारे में हम लोग समझेंगे कि संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो जिसमें पहली है कि संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जैसे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं तो वो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकते हैं। तो संसद सदस्य 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग प्रस्ताव से नहीं हटा सकते, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, राष्ट्रपति और उसमें क्या नाम है आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। सिस्टम यही है कि जैसे लोकसभा पहले लेकर के आई है तो अगर चाहें तो वहाँ से वो पारित होगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा। लेकिन जो आपके उपराष्ट्रपति होता है उसको महाभियोग प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा से शुरू होगी। पहले राज्यसभा से वो 2/3 बहुमत से वो क्या नाम है आपके महाभियोग प्रस्ताव पास होगा, फिर वो जाएगा लोकसभा के पास। अगर लोकसभा से भी वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। जैसे विधेयक की तरह है कि सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके जो राष्ट्रपति है उसे हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है,
लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा से ही आरंभ होगा, वहाँ से पास होने के बाद फिर वो लोकसभा के पास जाएगा। आगे, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के लिए अनुमोदन आवश्यक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो जिस दिन आपके राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन घोषणा की गई है उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर संसद के दोनों सदन उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो वह आगे तक जारी रहेगा, अन्यथा उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। कहना मतलब दोनों की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसे मान लीजिए एक बार में 6 महीने तक होगा, 6 महीने की अवधि पूरी हो गई तो आगे 6 महीने तभी बढ़ेगा जब संसद की स्वीकृति दोबारा से मिल जाएगी। तो ये तो आपके संसद के कार्य और शक्तियाँ थी। अब हम यहाँ से आगे लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा की शक्ति या अधिकार या कार्य, पहला है विधायी शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति, तीसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, चौथा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, पांचवा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। तो सबसे पहले हम विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। तो संविधान के द्वारा असाधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। तो जो मैंने पहले ही बताया था कि शक्तियों का विभाजन 4 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जिसमें संघ सूची पर कानून हमेशा संसद यानी लोकसभा राज्यसभा मिलकर के बनाती है। आपके अवशिष्ट सूची होती है उस पर हमेशा संसद के द्वारा यूँ कहें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा मिलकर के कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति अंतिम निर्णय केंद्र या संसद का ही मान्य होता है। और जो राज्य सूची के विषय होते हैं, अगर राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद या लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के ही करती है। तो संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। तो जैसे आपके संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है या कोई भी साधारण विधेयक है तो उसका दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। उसके बाद वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून का रूप ले लेता है। अब दूसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है
और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है, या यूँ कहें कि वित्तीय शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कहने मतलब कोई भी धन या वित्त विधेयक है, सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाएगा? लोकसभा में। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 109 में। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो यानी जैसे कोई भी धन विधेयक है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करना चाहती है या कोई परिवर्तन करना चाहती है, या उसमें उन्होंने कोई सुझाव दे करके नहीं उसे वापस भेज दिया लोकसभा के पास। अब लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो उनके सुझावों को माने या न माने। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को मात्र इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उसे अपने पास रख सकती है। 14 दिन बाद उसे वो वापस करना पड़ेगा, नहीं भी वापस करती है तब भी वो राज्यसभा से पास माना जाएगा। तीसरी शक्ति है लोकसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि मंत्रिमंडल या कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जैसे ही लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, ये आपके चौथी शक्ति है कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसमें आपके संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। तो उसमें ये कहा गया है कि संविधान संशोधन संबंधी जो ज़्यादातर क्रियाकलाप हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा मिलकर के ही किए जाते हैं। अगला है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, और साथ ही ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। तो ये आपके लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ से आगे कल आपको राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे।